हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। यस, हमें पता है कि हमने लास्ट मोशन इन प्लेन कंप्लीट किया था, आगे चलना है बट कुछ चैप्टर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है पीजीएमएन चैनल के ऊपर, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल के ऊपर डिटेल्ड में पहले के ऑप्टिक्स चैप्टर बढ़िया से आपको बच्चों को पढ़ना है। तो हम लोग इस ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं। अभी ऑप्टिक्स मतलब क्या, ये वैसे आप इस चैप्टर का बहुत सारा हिस्सा आप 10th में पढ़े हुए होते हो, बट बच्चों को इस चैप्टर से थोड़ा बहुत डर लगने लगता है। डर क्यों लगता है? और इस चैप्टर को प्री रिक्वायरमेंट नहीं है कोई चैप्टर की। जैसे आपको अगर लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है तो आपको मोशन इन प्लेन बेसिक बेसिक आना चाहिए, ठीक है। देन आपको अगर आगे बढ़ना होता है और भी तो आप ग्रेविटेशन वगैरह के लिए आपको लॉज ऑफ मोशन आना चाहिए, ऐसे रिलेटेड होते हैं। ये ऐसा चैप्टर है 11th का बढ़िया, और सीईटी में भी इसका बढ़िया सा वेटेज होता है, 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है, ऑप्टिक्स चैप्टर से। तो ये जो चैप्टर है ना हम लोग एकदम डेप्थ में देखने वाले हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से देखेंगे। एनिमेशंस वगैरह भी है इस चैप्टर में बहुत सारे, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इस चैप्टर को कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, मतलब कोई पहला चैप्टर की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बस आपने 10th में एक लाइट नाम का चैप्टर पढ़ा है, ये उसका कंटिन्यूएशन है। बट डोंट वरी, आपको अगर वो लाइट चैप्टर भी याद नहीं आ रहा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ पर एकदम बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले ऑप्टिक्स मतलब क्या। ऑप्टिक्स वर्ड रिलेटेड किससे है? ऑप्टिक्स वर्ड रिलेटेड है ऑप्टिकल ऐसी चीजों से। ऑप्टिकल मतलब क्या? चश्मा वगैरह की दुकान होती है ऑप्टिकल्स वगैरह, तो देखना मतलब सारी चीजें लाइट से रिलेटेड है। तो बहुत सारे लाइट के फिनोमेना वगैरह होते हैं, तो वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स चैप्टर। इसको जो भी कुछ बेसिक बेसिक चीजें भी लगेगी तो वो भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बस बढ़िया से नोट्स बनाना है आपको, देखते हुए मजा आ जाएगा। देखो, एक पॉपुलर सेइंग है सी इट टू बिलीव इट, मतलब किसी चीज पर भरोसा करना है तो उसे पहले देखो। तो देखना मतलब ऑप्टिक्स से ही होगा हमें। इन ऑर्डर टू सी वी नीड लाइट, देखने के लिए तो लाइट चाहिए ना। What exactly light and how we are able to see anything, we will explore this in this and next standard। मतलब इसमें हम लोग एक्सप्लोर करने वाले कि हम चीज़ों को देखते कैसे। सलोन वगैरह में गए हो, सलोन में 2 मिरर्स रखे होते हैं, एक सामने होता है आपका और एक पीछे होता है। तो जब आप देखते हो तो आपकी अनंत इनफाइनाइट इमेजेस आपको दिखने लगती है, बराबर। तो वो इनफाइनाइट इमेजेस क्यों दिखती है आपको रे डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलो अभी होता क्या है, पहले तो है ना लाइट एज ए रेडियंट एनर्जी माना जाता था। यहाँ पे लिखा है, मैं बस रीड कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक बेसिक है। अर्लियर लाइट वॉज कंसिडर्ड टू बी दैट फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल ड्यू टू सिमुलेशन ऑफ रेटिना ऑन दी आई। मतलब पहले सिमुलेशन होता है रेटिना के ऊपर, आंखों का, ठीक है, आंखों के रेटिना के ऊपर, उस वजह से हमें लाइट वगैरह दिखता है। देन इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोपगेट्स इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ मीडियम विच वी कॉल नाउ वेव्स। मतलब क्या होता है ना, लाइट को ऐसा कोई जरूरी नहीं मीडियम चाहिए। अच्छा, मीडियम चाहिए नहीं चाहिए मतलब एक वैक्यूम नामक चीज होता है, वैक्यूम नाम का एक चीज होता है। वैक्यूम मतलब क्या होता है, वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वैक्यूम मतलब, ठीक है। और मीडियम मतलब यही जो आप मुझे देख रहे हो, आप सराउंडिंग्स में चीजें देख रहे हो, तो एयर मीडियम है, और भी बहुत सारे गैसेस है। वैक्यूम में ना एयर होता है ना और कोई गैसेस होते हैं। तो लाइट उधर भी दिखता है। दो वेव्स याद रखना, एक तो लाइट और एक साउंड। लाइट वेव्स कहीं भी चलता है, नॉर्मल मीडियम में भी चल रहा होता है और वैक्यूम में भी चल रहा होता है। लेकिन साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए, मतलब मटेरियल चाहिए साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए। तो साउंड प्रोपेगेट होने के लिए मटेरियल चाहिए, इसलिए वो वैक्यूम में नहीं चलता है। वो हम लोग देखेंगे साउंड नाम के चैप्टर में, कोई टेंशन मत लीजिएगा। देन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इट वॉज प्रूव्ड दैट दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। Then, using a quantum theory, particle nature of light was established। पार्टिकल नेचर मतलब लाइट के ना 2 नेचर होते हैं। 2 क्या? एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। पार्टिकल नेचर मतलब क्या होता है उसे हमें यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना है, वो 12th में मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में हमारे लिए लाइट एज अ वेव है, और उस चैप्टर में हमारे लिए लाइट एज अ पार्टिकल बनता है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस फोटॉन्स आर एनर्जी कैरियर पार्टिकल्स। मतलब अगर लाइट का अगर बात किया जाए पार्टिकल नेचर पे, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर देता हूं। आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। देखो,
लाइट जो है ना, और बने रहिएगा, लॉज ऑफ मोशन की भी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर आपको सीक्वेंस में भी चलना है, ये चैप्टर वो चैप्टर दोनों साथ में रखिएगा, ठीक है, डोंट वरी। लाइट के दो नेचर होते हैं, एक तो लाइट का वेव नेचर होता है और एक लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर मतलब क्या, लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आते हुए माना जाता है। तो ये प्रूवन भी है, क्योंकि उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग नाम दे देते हैं फोटॉन्स, जिनमें एनर्जी होती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, देखेंगे आगे। और वेव नेचर मतलब क्या, इसके बारे में तो पढ़े हो आप। रिफ्लेक्शन पता है आपको क्या होता है, रिफ्रैक्शन पता है आपको क्या होता है। वैसे ही आपको 12th में आएगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वो सारी चीजें लाइट के वेव नेचर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वेव नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू दिस फोटॉन्स और एनर्जी कैरियर पार्टिकल्स, मैंने बताया बाय एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग काउंटेबल नंबर ऑफ फोटॉन्स इट हैज नाउ एस्टैब्लिश्ड दैट लाइट पजेस डुअल नेचर। डुअल मतलब क्या, डुअल मतलब दोगला है भाई, दोगला, वेव एज वेल एज पार्टिकल। गलत कोई नहीं है, वेव वेव के जगह सही है, पार्टिकल नेचर के जगह सही है, दोनों से अलग अलग फेनोमेना प्रूफ होते हैं। ओके, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी कैरियर फोटॉन्स गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ ईएम वेव्स। देखेंगे आगे। इन वैक्यूम दिस फोटॉन्स ट्रैवल विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये जो फोटॉन्स होते हैं ना, जो लाइट में होते हैं, लाइट के स्पीड से ही ट्रैवल करते हैं। कितना स्पीड होता है लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट काम आने वाला इस चैप्टर में, याद रखिएगा, सी से डिनोट करते हैं, याद आया वैल्यू, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर एनी ऑब्जेक्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज भी राइट एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है, इससे कौन मूव हो रहा होता है, लाइट मूव हो रहा होता है, और ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा कोई, इसी से ज्यादा स्पीड से कोई मूव भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, देन ये तो मैंने बता दिया आपको। देन कॉमनली ऑब्जर्व फेनोमेना क्या क्या है, उससे पहले कुछ डू यू रिकॉल, कैन यू रिकॉल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कैन यू रिकॉल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करते हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैन यू रिकॉल मतलब होता क्या है, आपको किस लिए होता है पता है क्या वो, कैन यू रिकॉल होता है आप पिछली चीजें कितनी याद कर सकते हो, उसके लिए हम लोग देखेंगे, याद करेंगे पूरा। बुक लेके बैठिएगा। कैन यू रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, एकदम बेसिक से। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है वो बता देता हूं। देखो, जब भी लाइट ट्रेवल कर रही है और वो किसी सरफेस से टकराकर फिर से सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, लाइट ट्रेवल कर रही है और कोई चीज से टकराकर सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर वही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए तो उसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्शन का कोई एग्जांपल सर, रिफ्लेक्शन का तो पता है, आप डेली सुबह मिरर वगैरह में खड़े होते हो ना भाई, आधा एक घंटा देखते हो ऐसे ऐसे, लड़कियों का तो खैर बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। वही मिरर में आप जो देखते हो वो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन मतलब सिंपल सा चीज़ है। रिफ्रैक्शन मतलब ध्यान दीजिएगा, मान लो कि आपने कभी देखा कांच का ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, और अगर उसमें आपने गलती से कॉइन गिरा दिया तो कॉइन को ऊपर से देखोगे तो ऐसे लगता है अरे यार ये तो यहीं पे ऊपर, निकाल लेंगे ऐसे ऊपर ऊपर से ही, और जैसे ही हाथ डालते हो तब पता चलता है कि यार ये ऊपर नहीं, ये बहुत अंदर था। तो ये रिफ्रैक्शन वाला चीज़ है, देखेंगे इसे भी हम लोग आगे। देन रिफ्लेक्शन का लॉ क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन का लॉ मतलब क्या होता है, ये लॉज भी हम लोग देखने वाले हैं, बट लॉ होता क्या है, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ यहाँ पर। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज अलोंग द सेम प्लेन। क्या बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज अलोंग द सेम प्लेन। क्या होता है नॉर्मल, कैसे होता है, सब बताऊंगा, ये पहले पढ़े हो उतना रिकॉल करवा रहा हूँ बस। दूसरा लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉस क्या होता है, रिफ्रैक्शन में होता है हमारे पास स्नेल्स लॉ। क्या होता है, स्नेल्स लॉ पहला। दूसरा क्या होता है, इसमें भी वही होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। इसमें क्या था पहले, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। इधर क्या है, इधर है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा स्नेल्स लॉ होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो ये रिफ्रैक्शन के लॉज हो गए। देन सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है पूछ रहे। डिस्पर्स होना मतलब क्या, टूटना। डिस्पर्स होना मतलब क्या, टूटना। दी ब्रेकिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ लाइट into its constituent colors, breaking of light into its constituent colors, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन। क्या कहते हैं उसे हम लोग, डिस्पर्शन कहते हैं, सिंपल। अच्छा कहाँ पे देखने मिलता है, प्रिज्म वगैरह में पता है ना आपको। प्रिज्म से आप अगर व्हाइट लाइट पास करवाओ, प्रिज्म से आप अगर व्हाइट लाइट पास करवाओ तो आपको क्या दिखता है, रेनबो जैसा दिखता है, 7 कलर्स। ये व्हाइट लाइट है। अच्छा जैसे ही व्हाइट लाइट पास करती है प्रिज्म से तो आपको 7 कलर्स दिखते हैं, जैसे कि विबग्योर, ये वॉयलेट, देन लास्ट कौन सा दिखता है, रेड। बीच में बहुत सारे कलर्स होते हैं, ग्रीन कलर होता है, येलो कलर होता है, दिखता है ना ऐसे भाई कि नहीं, याद आ रहा है कुछ। ऑरेंज में सीक्वेंस में नहीं बना रहा हूँ, वैसे तो सीक्वेंस इस तरह से होता है वो, विबग्योर। ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा, बहुत काम आएगा आगे। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे 7 कलर्स दिखेंगे आपको, बराबर। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। मतलब व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, पूरे 7 कलर्स बने हुए होते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। नेक्स्ट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया जाता है, एन से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग आगे किससे डिनोट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि 2 पर्सन है, एक पर्सन को मैंने यहां से, दोनों पर्सन को मैंने सेम पॉइंट से दौड़ने लगाया, दोनों को सेम दौड़ने लगाया, इसको यहां तक और दोनों को भी यहां तक। बट क्या किया, दूसरा वाला जो पर्सन था ना, उसके बीच में स्विमिंग पूल डाल दिया, मतलब इसको तैर के जाना पड़ेगा। भाई मुझे बताओ दोनों साथ में पहुंचेंगे क्या, दोनों के पास सेम एनर्जी है, नहीं, ऑब्वियसली ये पहले पहुंच जाएगा। इसके साथ नाइंसाफी हुई है क्योंकि इसको मैंने अलग मीडियम दे दिया ना, ये एयर में भाग रहा था, ये इसको वाटर में भागना पड़ेगा। मुझे बताओ मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड चेंज हुआ कि नहीं हुआ दोनों का, ये ऑब्वियसली हुआ। ऐसे ही लाइट के चक्कर में भी होता है, लाइट अगर एयर में ट्रैवल कर रहा है तो बात अलग है, वाटर में ट्रैवल कर रहा है तो बात अलग है, कांच में, ग्लास मीडियम में बात ट्रैवल कर रहा है तो बात अलग है, ऑयल में ट्रैवल कर रहा है तो बात अलग है। मतलब स्पीड अलग अलग है, बात अलग, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड अलग अलग हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, मीडियम का प्रॉपर्टी है। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को RI लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एवरी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एवरी मीडियम इज डिफरेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एवरी मीडियम इज डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया बेसिक सा। फोर्थ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग TIR कहते हैं। क्या कहते हैं, TIR शॉर्ट फॉर्म में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है सर, इसके रिलेटेड आप चीजें पढ़े हो। कौन सी चीजें पढ़े हो पता है, आपने मिराज देखा है, मिराज। अरे उन्हाळ्यामध्ये जर रोडवरती चालले तर दुरून काय दिसतं, रोडवरती पाणी असं दिसतं, भास होतो आपल्याला, होतो की नाही होत, सगळ्यांना होतो। तर तो रोडवरती पाणी असा भास होतो, जवळ जवळ गेल्यावरती कळतं की तिथं पाणी नव्हतं। हाँ, यालाच मिराज म्हणतो अपन। क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही हम लोग कहते हैं मिराज, ठीक है ना। तो वो फिनोमेना क्यों होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा होता है बेटा, ठीक है। ये कैसे होता है, क्या होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ मिराज, ताकि आप जब बाद में याद करोगे तो आपको, मतलब रिकॉल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाउ डज लाइट रिफ्रैक्ट ऑन कर्व सर्फेसेस, हाउ डज अ रेनबो फॉर्म। 5th और 6th क्वेश्चन अभी नहीं डिस्कस करेंगे। हाउ डज लाइट रिफ्रैक्ट फ्रॉम कर्व सर्फेसेस, कर्व सर्फेस से भी रिफ्रैक्ट होता है ना। मतलब अगर आपने ऐसा एक कांच रखा है प्लेन, और अगर आपने कर्व ग्लास भी रखा है तो भी लाइट जाएगा, तो कैसे रिफ्रैक्ट होगा वो कर्व मीडियम से, वो आपको पूछ रहा है। तो इसके रिलेटेड हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसका डिस्कशन इधर किया।
चलो अभी ऑप्टिक्स के ना कुछ अलग अलग डेफिनेशंस याद रखो, जैसे कि रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो हम लोग इस चैप्टर में मोस्टली यही पार्ट है। देन वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, ये आपको 12th में पढ़ना है, नाम ही है चैप्टर का वेव ऑप्टिक्स 12th में। देन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये भी 12th में चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइट, लिख देता हूं, क्या नाम है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। चलो, और रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों कहा जाता है, ये सही नाम दिया हुआ है क्योंकि इसमें बेसिक बेसिक ज्योमेट्री की चीजें यूज होती है। डोंट वरी, याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो और भी अच्छा, क्योंकि मैं हूं ना बताने के लिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। देन रे ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। रे सिंपली अगर आपको समझना है ना तो लेजर आता है, देखो लेजर याद है, एक लेजर ऐसा आता है कि उसमें से आपको रे जाता हुआ भी दिखता है, रे भी जाता हुआ दिखता है, याद है आपको, उसे हम लोग रे ऑप्टिक्स, रे नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। वी यूज रे ऑप्टिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फेनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या देखने वाले, रिफ्लेक्शन देखने वाले, रिफ्रैक्शन देखने वाले, डबल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें क्या होता है, रे ऑफ लाइट से होता है। वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या होता है, अच्छा सर वेव रे में डिफरेंस है क्या, ये थोड़ा डिफरेंस है, आगे पता चलेगा। फॉर एक्सप्लेनिंग द फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट, वी कंसिडर लाइट एनर्जी टू बी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। अच्छा ये क्या फेनोमेना है, डोंट वरी 12th में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर में, फेनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 12th में। देन इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एटम्स नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। देन कॉम्पटन इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग क्लासिकल वेव थ्योरी, ये जो मैंने अभी नाम लिए ना, ये वेव थ्योरी से नहीं, मतलब वेव नेचर से डिफाइन नहीं किए जा सकते लाइट के, ये किससे डिफाइन होते हैं पता है क्या, ये डिफाइन होते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से, ठीक है, आगे दिया होगा। दिस इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, फॉर सच फेनोमेना वी हैव टू यूज क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम मतलब क्या, क्वांटा मतलब पार्टिकल्स, एनर्जी के डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं। चलो ये हो गया बेसिक सा चीज। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रे ऑप्टिक्स, या जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह रहे हैं, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए क्या दिया है अभी देखिएगा, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इन रे ऑप्टिक्स, इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी मेनली स्टडी इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, लेंसेज एंड प्रिज्म्स। मतलब इमेजेस कैसे अलग अलग फॉर्म होते हैं, मिरर तो आपको पता है, अच्छा बस मिरर है ना प्लेन नहीं होता है, कर्व भी होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, याद है। गाड़ी में जो साइड मिरर्स लगे होते हैं ना, टू व्हीलर हो या कार हो, तो वो प्लेन मिरर्स नहीं है सर, दिखते तो प्लेन है, दिखते प्लेन है, थोड़ा सा स्लाइट कर्व होता है, तो कौन से होते हैं वो, कॉनकेव कॉन्वेक्स, याद है, कभी सोचा है, वो मिरर्स होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स, कार में या टू व्हीलर्स पे लगे होते हैं। क्यों कॉन्वेक्स होते हैं वो रीजन नहीं बता रहा हूं, बस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। लेंसेस के बारे में क्या पता है, लेंसेस यही भाई चश्मा, चश्मे वाले लोग, ये क्या होता है, लेंस ही होता है, लेंस, लेंस के थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं, जिनको नंबर वगैरह होता है, ठीक है, तो वो लेंसेस होते हैं। लेंस भी दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। देन प्रिज्म्स, प्रिज्म तो अभी देखा ना हमने, डिस्पर्जन वगैरह हो रहा होता है, तो उस चीज को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल लॉज विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस। कौन से फंडामेंटल लॉज, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का मतलब समझ लो, होमोजीनियस मतलब क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम
इज सेम एवरीवेयर, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज सेम एवरीवेयर। और आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, मान लो अगर आपने एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया, अच्छा हर पॉइंट पे पार्टिकल की प्रॉपर्टी देखोगे सेम मिला तो होमोजीनियस। और आइसोट्रॉपिक मतलब क्या, एक पार्टिकल कंसिडर किया, 3 डायमेंशंस होते हैं हमारे पास, 3D होता है, एक्स वाई और जेड। अच्छा एक्स में वो जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वही प्रॉपर्टीज अगर वो वाई में शो कर रहा है और वही प्रॉपर्टीज वो अगर जेड में शो कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपिक कहेंगे। ठीक है, light travel in a straight line, homogeneous and isotropic medium. Homogeneous means that properties of the medium are same everywhere, where in the medium isotropic means that properties are same in all directions. समझ में आ गया? Then two or more rays can intersect at a point without affecting their path. मतलब दो रेज, दो लेजर अगर ले लो तो दो लेजर के रेज इंटरसेक्ट कर सकते हैं उनके पाथ को अफेक्ट किए बिना, मतलब बाद में भी वैसा ही चलते रहेंगे, वो बस इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, देन थर्ड क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और देन है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। देखो आपको क्या बताता हूं अभी मैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग इधर डिस्कशन करते हैं। मैं आपको पहले रिफ्लेक्शन का बता देता हूं। हम लोग भले ही हो सकता है रिफ्रैक्शन अगले इसमें पढ़ ले, बट रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, चीजें याद नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, डोंट वरी। पहले रीड कर लेते, ठीक है, रीड कर लेते, पहले रीड करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे lies in the plane formed by incident ray and normal drawn at the point of incidence and the two rays are on the either side of normal। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। कैसे, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग बस अभी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, पहला लॉ क्या था, देखो होता क्या है ना, रिफ्लेक्शन मतलब क्या, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाना। मान लो मेरे पास ये एक मिरर है, ये क्या है, मिरर है मेरे पास। अच्छा कोई भी सरफेस को आप एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो उस चीज को आप लोग कहते हो नॉर्मल। क्या कहते हो आप उस चीज को, नॉर्मल कहते हो। तो देखो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ओके अच्छा अभी मान लो मेरा जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा है, मान लो मेरा रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, ये मेरा रे ऑफ लाइट है। और याद रखना जो भी रे ऑफ लाइट वगैरह आप देख रहे हो, रे ऑफ लाइट का जो भी एंगल नॉर्मल के साथ होता है इंसिडेंट रे का, उस एंगल को हम लोग कहते हैं आई। आई मतलब क्या होता है पता है, आई मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई मतलब होता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन ये रे क्या होने वाला है, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर जाने वाला है, तो ये इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा, उसे हम लोग आर कह देते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक चीजें क्लियर है। अभी इसमें क्या कहा गया है कि ये कौन सा रे है पता है क्या, ये इंसिडेंट रे है बेटा। ये कौन सा रे है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे को मैं शॉर्ट फॉर्म में IR लिखूंगा आगे से, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देन मतलब हमारा टाइम भी बचेगा। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे को मैं RR कह देता हूं। ठीक है, अभी ये जो इंसिडेंट रे है, और अभी आप बोलोगे रिफ्रैक्टेड भी आएगा, तो यार क्लियर हो जाएगा, अगर सेम मीडियम में आ रहा है तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, और अगर दूसरे मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड होगा, डोंट वरी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ये मैंने सेंटेंस आपको पहले बताया था। एक प्लेन मतलब क्या पता है क्या, दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनता है। बोर्ड पर जितने भी डायग्राम बनाऊंगा वो एक प्लेन में ही रहेंगे, क्योंकि बोर्ड अपने आप में एक प्लेन है जिस पे आप देख रहे हो अभी मैंने लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना, क्योंकि क्या है ना, बोर्ड एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बना है, तो दो एक्सिस मतलब एक प्लेन हुआ, तो बोर्ड अपने आप में एक प्लेन है सिर्फ। देन दूसरा क्या होता है पता है क्या, दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होता है। ये हमेशा याद रखना। इट इज ऑलवेज वैलिड, इट इज ऑलवेज वैलिड
इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा वैलिड है। कौन से केसेस में? रिफ्लेक्शन वाले केसेस में। कभी ये इनवैलिड नहीं होगा, हमेशा वैलिड रहेगा ये, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है ये। अच्छा, यहाँ पे रुकती नहीं है रिफ्लेक्शन की कहानी, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन में मतलब प्लेन मिरर्स के केस में वैलिड है, जो हमने अभी डायग्राम देखा हुआ है। देन कर्व मिरर्स के केस में भी ये वैलिड है, कर्व मिरर्स के केस में भी ये वैलिड है। अच्छा, कर्व मिरर मतलब कैसे सर, वो भी बता देते हैं यार। अच्छा मुझे बताओ भाई, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है? जल्दी से सोच के बताना है, 10 सेकेंड देता हूं, सोचो। सोचा क्या? कौन सा है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स? अरे बुद्धू, ये मिरर ही नहीं है। कैसे सर? शेप देखकर सबसे पहले बताना नहीं है कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। इसी शेप से कॉनकेव, इसी शेप से कॉन्वेक्स बता दूंगा। पहली बात तो मिरर ही नहीं है क्योंकि सिल्वरिंग नहीं किया है। कांच को पॉलिश करोगे एक साइड से तब ना मिरर बनेगा बुद्धू। हाँ, तो यहाँ पे देख, इधर से अगर मैं पॉलिश कर दूं तो लाइट आने के लिए एक ही सरफेस है, इधर से लाइट आएगा, तो इसे आप कॉनकेव मिरर कहोगे। क्या कहोगे? कॉनकेव मिरर कहोगे, याद रखिएगा। और इसी शेप से अगर मैं आपको बोल दूं कि इधर से मैंने सिल्वरिंग किया और लाइट इधर से आएगा, तो लाइट बाहर बल्ज आउट हुए उस सरफेस पे आ रहा है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं इस चीज को? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, याद रखना, ठीक है। लाइट अगर केव जैसे पार्ट पे आके गिर रहा है तो कॉनकेव, और अगर लाइट बल्ज आउट हुए वाले पार्ट पे आके गिर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स। समझ में आया आपको? और ये स्पेरिकल मिरर कहे जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? स्पेरिकल मिरर्स। मतलब ये कर्व है ना, इन्हें स्पेरिकल मिरर्स कहा जाता है। और इस केसेस में भी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। हम लोग रे डायग्राम्स में ये चीज़ों को देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। डोंट वरी, आपको पता चल ही रहा होगा कि हम कितने बेस से देख रहे हैं। मान लो कभी अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया जाता है और रिफ्लेक्शन वाला केस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जानबूझकर मेंशन नहीं करता है। क्यों मेंशन नहीं करता है? ज़रूरत ही नहीं है हमें पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, ठीक है। तो अभी देखो, इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक हमने सिंपली ये इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि 3 ऑप्टिक्स के पार्ट है बेसिकली। रे ऑप्टिक्स, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स, जिसे फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, एंड देन थर्ड, लाइट के रिलेटेड है ये चीज़ें, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये दोनों चीज़ें 12th में पढ़ना है, और 11th में अभी करंटली फर्स्ट चीज़ पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देन हमने क्या देखा? 4 फंडामेंटल लॉज होते हैं लाइट के। मतलब क्या? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मीडियम में। फिर होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का मीनिंग भी बताया। देन 2 और 2 से ज्यादा रेज अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने अपने पाथ से चली जाएंगी। देन थर्ड था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। देन ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में चीजें बताई, विद डायग्राम हमने एक्सप्लेन कर दिया इसे। एंड अगला चीज था कर्व मिरर्स वाला, मतलब वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला चीज है, वो कर्व मिरर्स मतलब स्पेरिकल मिरर्स के केस में भी वैलिड होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हम लोग बहुत बेसिक से चीजें देखने वाले हैं, सो आप टेंशन मत लीजिएगा, डोंट वरी, बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग एकदम इस चैप्टर को। हाँ, आपको लॉज ऑफ मोशन वगैरह अगर अभी पढ़ना है लेटेस्ट में, तो यूट्यूब चैनल पर वीडियोज है, या आप PGMN ऐप पे जा सकते हो, PGMN ऐप पर, और उस ऐप पर जाकर आपको एक FYJC नाम का एक कोर्स मिलेगा। उसमें आपको लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर मिलेगा, लॉज ऑफ मोशन बाय सत्यम सर। तो वो मैंने पूरा पढ़ा रखा है वहाँ पे, लेटेस्ट अभी कई वीडियोज है। यूट्यूब पे भी आएगा, ऐसा नहीं यूट्यूब पे नहीं आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, बट पहले ऑप्टिक्स करते हैं कवर, क्योंकि बच्चों को डर भगाना होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग यही रुकते हैं, यही रुक के हम लोग अगले लेक्चर में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ कंटिन्यू करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो यार मज़ा आ रहा है तो बस वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते चलिएगा, ताकि उनको भी मज़ा आए, उनका भी फ़ायदा हो। तो चलो, मैं सत्यम भंडारी यही रुकता हूँ, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में बढ़िया से। चलो
बाय बाय, टेक केयर।